पूरी दुनिया भयभीत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आदमी मर जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इतने यत्न करते हैं फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी की जो गोलियां खाई जाती हैं उससे लीवर और डैमेज हो जाता है, उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत जबरदस्त उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक तो शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है, दूसरा लोग तले भुने पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं, फ्राइड चीजें बहुत खाते हैं, गरिष्ठ आहार बहुत करते हैं। जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रहता है, उनका एलडीएल वीएलडीएल सब कुछ ठीक रहता है। एचडीएल उनका बढ़ा हुआ होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और जो है वो खून को जमने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके कहीं जम जाता है, लेकिन यदि एचडीएल आपका हाई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों का 60 या उससे ज़्यादा एचडीएल रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल 400-500 700 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे मांसाहार बढ़ता जा रहा है, तली हुई चीजें हम ज्यादा खाते जा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन ज्यादा करते जा रहे हैं, ट्रांस फैट, एक तो गाय के दूध में, गाय के घी में जो है ये जो ट्रांस फैट है इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जो भैंस का दूध है और खास करके ये जो आज रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और इसमें भी जो पाम ऑयल और कई तरह के ऐसे खराब खराब तेल हम खाते हैं, और देसी घी तो और उसमें भी गाय का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो आजकल वनस्पति घी जो तेल को जो है गैस के द्वारा उसको क्रिस्टलाइज करते हैं उसका, और उसमें कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो इससे जो है ट्रांस फैट जो हमारे खाने में कई रूपों में अंदर जा रहा है, खास करके जो तले हुए पदार्थ उनमें तो ट्रांस फैट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और ये ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हार्ट अटैक करता है। ये ट्रांस फैट तो हमारी बॉडी में बहुत ही कम जाना चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए 1-1.5-2% बस, लेकिन जो हम तेल और घी आदि और जो भी चीज़ें तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, डब्बा बंद जो भोजन कर रहे हैं, उसमें तो ट्रांस फैट जो है 10-20 से लेकर के 30-40% तक हो जाता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है। तो हमारे देश के लोगों को ऐसे भी फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत कम होता है, इसके कारण से कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या करें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए? एक तो आप मिला जुला अनाज खाया करें। हमने देखा, हमने गेहूं, सोयाबीन, चना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, सिंघाड़ा, इन 9 अनाजों को मिलाकर के एक आटा बनाया, नवरत्न आटे के नाम से हम उपलब्ध कराते हैं। फिर एक दलिया बनाया जिसको हम आरोग्य दलिया कहते हैं, गेहूं, बाजरा और चावल, मूंग 500 ग्राम लेकर के 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफ़ेद तेल मिला दिया, ये दलिया बनाया। ये कोलेस्ट्रोल के लिए, हाई कोलेस्ट्रोल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापा के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए और कैल्शियम के लिए ये आटा और दलिया जो आपको हमने बताया ज़बरदस्त लाभ करता है। इसका सेवन इन 5 रोगियों को भी करना चाहिए, और जो सदा निरोग जीवन जीना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पर कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, विटामिन्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई दवाई नहीं खाते थे, मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे। मिला जुला खाने से शरीर में कोई कमी नहीं होती थी, मिलजुल के रहते थे तो तनाव नहीं होता था, समाज में सब राजी खुशी से सद्भावना के साथ जीवन को जिया करते थे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें आहार पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, मोटापा को नियंत्रित करेगा और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए गर्म पानी पिया करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है वे मेदोहर बटी का भी सेवन कर सकते हैं। मेदोहर बटी, त्रिफला गुग्गल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और मोटापा को भी कंट्रोल करते हैं। किसी किसी का जो शरीर बहुत मोटा नहीं होता, ओबेस के नहीं होते, मोटापा उनमें नहीं होता, लेकिन ट्रांस फैट और दूसरी चीज़ें जाने से जो है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम जबरदस्त लाभ करता है। 15-20 मिनट से लेकर के बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आधा घंटे तक कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इससे लीवर भी अच्छा होगा और कोलेस्ट्रॉल तो तुरंत कंट्रोल होगा। एक खास बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है
कोलेस्ट्रॉल के जो बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में आते हैं, हार्ट अटैक होता है और ब्रेन हेमोरेजिक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये कपालभाति बड़ी भूमिका निभाता है। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को करना चाहिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ लौकी का जूस ये सबसे अच्छा होता है। तो लौकी का जूस पीने से भी कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल रहता है। हमने अपने शिविरों में देखा, शिविर करने के पहले और शिविर करने के 6 से 7 दिन के बाद, कभी पहले हम 9 दिन के भी शिविर किया करते थे, तो शिविर करने के 5, 7 या 9 दिन के बाद हमने लोगों का देखा कि कोलेस्ट्रॉल 50 से लेकर के 100, 150, 200 पॉइंट तक कम हो जाता है। तो एक सप्ताह के अंदर ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस करके। तो भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, उज्जयन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्रणव प्राणायामों का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल में रहेगा। अपने आहार पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए। सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए। किसी किसी को जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, वह भी प्राणायाम के द्वारा, लौकी के जूस के द्वारा 100% कंट्रोल में आ जाता है, और आप कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल कर ही पाएंगे परमानेंट। साथ ही कोलेस्ट्रॉल के कारण से जो आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे, और एलोपैथी की दवाओं से आपको ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते करते आपका लीवर ठप हो जाएगा एलोपैथी की दवाओं से। नेत्र रोग, आई डिजीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी को नज़दीक का आंखों का चश्मा है तो किसी को दूर का ग्लासेज है, और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा से लेकर के फिर आंखों की एलर्जी, फिर कलर विजन, डिप्लोपिया और तमाम नेत्र रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आंखों में एलर्जी भी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आंखों में जलन होती है। आज देश में शायद हर दूसरा आदमी किसी न किसी नेत्र रोग से पीड़ित है। इतनी बड़ी ये समस्या है, और छोटा सा समाधान, आप सुबह उठ करके मुंह में पानी भरो और ठंडे पानी से आंखों को धो। 100 साल तक आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। हमारे सब बड़े बुजुर्ग ये परंपरा से करते आए थे, सीखते आए थे। हमने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। पहले सब योगाभ्यास किया करते थे, शीर्षासन किया करते थे। जो बच्चा बचपन से शीर्षासन करेगा 100 साल तक उसको आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। मैंने देखा है स्वामी भीष्म जी को करीब 115 वर्ष की उम्र में, फिर करीब 125 वर्ष की उम्र में, 125 साल तक उनकी आंखों पर चश्मा ही नहीं था। वो शीर्षासन किया करते थे। लेकिन बड़ी उम्र में शीर्षासन ना करें। शीर्षासन के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नेत्र रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारी नस नाड़ियों के जहाँ रोग मिटेंगे, उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, राइट लेफ्ट हमारा ब्रेन उससे एक्टिवेट रहता है, वहीं से नेत्र रोग सब दूर हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ आप हर दिन 1 से 2 मिनट अपने दाएं बाएं हाथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा सकते हैं। पहली और दूसरी उंगली के नीचे ये आंखों के लिए पॉइंट होता है, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है आंखों के रोगों के लिए। पैर में भी ऐसे इसको दबा सकते हैं। हमने 5-10 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल तक के लोगों के आंखों के चश्मे उतरवाए हैं। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा को ठीक किया, डिप्लोपिया की, डबल विजन की प्रॉब्लम को ठीक किया, आंखों की सभी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक किया है, और आंखों के ऐसे ऐसे रोग, किसी की तो आंखों में आंसू बनने बंद हो गए थे, उन तक को हमने ठीक किया है। दृष्टि करके एक आई ड्रॉप हम बनाते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे घर में भी कोई बना सकता है। 1 चम्मच अदरक का रस, एक छिलका उतार करके अदरक का रस निकालना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। हमाम दस्ते में या मिक्सी में डाल करके उसका रस निकालें। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद, ये मिला करके रख लें। आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 महीने दवाई चल जाती है। नहीं तो दृष्टि आई ड्रॉप जो आश्रम का बना हुआ है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बूंद आंखों में डालने से इससे भी चश्मा उतर जाता है, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के सभी तरह के नेत्र रोग इससे दूर होते हैं। आमल के रसायन 200 ग्राम,
सप्तामृत लोह 20 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। इसमें मोती पिष्टी भी 2 से 4 ग्राम मिलाई जा सकती है। आंवले की रसायन आंवले के चूर्ण से तैयार किया जाता है। आंवले की चूर्ण में आंवले के रस की भावना देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे भी आंवले का रस भी पिए तो ये भी बहुत उपयुक्त होता है आंखों के लिए। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन करना ही चाहिए। 1 से 2 आंवला रोज खा लीजिए, चाहे आप मुरब्बा के रूप में खा लीजिए, चाहे उसको आप ऐसे ही चबा के खा लीजिए, चाहे चटनी बना के खा लीजिए, चाहे च्यवनप्राश के रूप में ले लीजिए, आंवले का पाउडर खा लीजिए, अथवा आंवले के रसायन खा लीजिए। अमृत रसायन जो च्यवनप्राश की तरह एक बहुत अच्छा टॉनिक होता है और वो आप गर्मियों में खा सकते हैं, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन जरूर करना चाहिए, इससे हम नेत्र रोगों से बच जाते हैं। हमने ये आंवले के रसायन का प्रयोग करवा करके, आंवले का जूस का या किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करवा करके और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करके, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करवा करके 1-2 की नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की नेत्र रोगों को ठीक किया। ये जबरदस्त प्रक्रिया है। और यदि 100 साल तक आपकी आंखें ठीक रह सकती हैं योग और आयुर्वेद से, इससे बड़ा आपके लिए वरदान क्या हो सकता है। भगवान का बहुत बड़ा वरदान है हमारी आंखें। यदि आपके पास दृष्टि ही नहीं है तो आप इतनी सुंदर सृष्टि को नहीं देख सकते। और आपको आंखें तो है लेकिन आप चश्मा लगा करके या कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके आप देखते हैं तो ये आपको कंफर्ट फील नहीं होता इससे। और यदि आदमी की आंखों पर चश्मा लग जाता है तो 15 साल का जो बच्चा है वो 20 साल का लगता है, और 20-25 साल का जवान जो है वो 5-10 साल और ज़्यादा बुजुर्ग लगने लगता है। तो हमारी पर्सनालिटी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए आजकल चश्मा ना लगाना पड़े तो कॉन्टैक्ट लेंस आदि लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हमारी सेहत के लिए। तो हम योग से, आयुर्वेद के प्रयोग से और छोटे छोटे घरेलू उपाय करके नेत्र रोगों से यदि बच सकते हैं तो क्यों नहीं हम योग और आयुर्वेद को अपनाएं। योग और आयुर्वेद ये पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है, और योग और आयुर्वेद इस ऋषियों की विद्या में, ऋषियों के हमारे इस ज्ञान में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है। हमने सामान्य नेत्र रोगों से लेकर के जिनके आंखों का में आंसू बनना बंद हो गया था, उन तक को योग और आयुर्वेद का प्रयोग करवा करके पूर्ण स्वस्थ किया है। बालों का झड़ना, हेयर फॉल, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है, और माताओं बहनों का तो कहना ही क्या। उनके घर में 10 प्रकार के आपको शैम्पू मिलेंगे, और शैम्पू लगा करके, कंडीशनर लगा करके, और ये सुगंध वाले तेल लगा करके हमने बालों का सत्यानाश कर दिया। पहले सरसों का तेल लगाते थे, कोई नारियल का तेल लगाते थे, कोई तिल का तेल लगाते थे, और कहीं तेल ना भी लगाए हो तो हमने तो देखा माँ दही बिलोती थी और मक्खन निकालती थी, और मक्खन निकालने के बाद जो हाथ में मक्खन रहता था वही सिर में लगा देती थी, उसी से ये हमारे बाल आज तक अच्छे हैं। लेकिन हमने हेयर ऑयल्स के नाम पर ये जो है केमिकल्स अपने सिर में लगाने शुरू कर दिए। पैराफिन और तमाम तरह के दूसरे केमिकल्स उसमें मिले होते हैं, और खास करके सुगंधित तेल हमारे बालों को झाड़ने में बहुत मदद करते हैं, और साथ ही उनको सफ़ेद भी जल्दी बनाते हैं। तो बाजार में बादाम तेल के नाम पर आप खरीद के लेकर के आते हैं। अब बादाम तेल 100 ग्राम आएगा क्या 25-50 रुपए में, और हम भी बस पागलों की तरह खरीदे जा रहे हैं, और जो है आलमंड ऑयल लगा रहे हैं। जी, आलमंड ऑयल नहीं लगा रहे, आप अपने सिर में जहर लगा रहे हैं, विष लगा रहे हैं। इनको लगाना बंद कर दीजिए, और 5 मिनट आप नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़िए, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। यदि आपकी उम्र कम है और आपको उच्च रक्तचाप, हार्ट आदि की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शीर्षासन भी जो है 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांग आसन कर सकते हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का रस, आंवले का चूर्ण, आंवले की रसायन अथवा च्यवनप्राश सर्दियों के अंदर, और गर्मियों में अमृत रसायन, किसी भी तरह से आंवले का सेवन कीजिए। आंवले का सेवन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लौकी का जूस और आंवले का रस मिलाकर के पीने से मैंने देखा करीब 1 सप्ताह के भीतर ही मैक्सिमम लोगों का बालों का झड़ना बंद हो जाता है। ये बड़ी बात है।
किसी न किसी रूप में आंवला जाना चाहिए। और आंवले के साथ में यदि जो है लौकी का जूस भी जाता है तो गर्मी के कारण से भी शरीर में एक्सेस हीट हो जाती है, पित्त बढ़ने से भी बाल झड़ते हैं, चिंता करने से भी बाल झड़ते हैं, जेनेटिकली भी ये बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है। और शैम्पू के तौर पर आप पतंजलि का बना हुआ शैम्पू प्रयोग करें, क्योंकि उसमें आपके बालों की सुरक्षा के लिए जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट होता है। तो आप केश कांति शैम्पू के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उसमें एंटी डैंड्रफ भी है, उसमें आंवला सिकाकाई भी है, उसमें रीठा का भी है, और उसमें एक कई प्रकार की जड़ी बूटियों की कंपोजिशन से बनाया हुआ शैम्पू है। तो ऐसे शैम्पू का प्रयोग करें जो आपके बालों के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। और कंडीशनर्स से बचिए। आप अपने बालों को आप हेल्दी रखना चाहते हैं और आपको सिर की बालों का शौक है, तो आप जिस दिन शैम्पू करते हैं उससे पहली रात को, माना आपको कल आपको शैम्पू करना है, तो रात को आप दिव्य केश तेल जो आश्रम से हम दिलाते हैं, सबको उपलब्ध कराते हैं, वो दिव्य केश तेल बालों की सभी समस्याओं के लिए, खास करके बालों का झड़ना, जल्दी सफ़ेद होना और बाल पतले होना, दोमुहे बाल होना, बहुत तरह के बालों की समस्या, उन सबसे आपको बचाता है। तो जिस दिन शैम्पू करना उससे पहले रात को आप दिव्य केश तेल वो सर में लगा लीजिए और उसकी मसाज कर लीजिए और रात भर जो है उसको सर में रहने दीजिए, और फिर अगले दिन जो है आप जो है वो केश कांति से आप शैम्पू कर लीजिए। ऐसे जो है दही से बालों को धोते थे, छाछ, खट्टी छाछ, उससे जो खास करके जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की आपकी खुजली की समस्या है, कोई भी किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया है, किसी भी तरह की कोई फंगस है, उसके लिए बहुत अच्छी होती है खट्टी छाछ, वो अपने आप में इलाज है। हमारी माताएं तो पहले खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धोया करती थी, तो मुल्तानी मिट्टी बालों को शिल्की शिल्की कर देती है। तो जो है आपको शिल्की बाल चाहिए तो आप खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा आप नींबू भी डाल सकते हैं, नारियल का तेल भी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, उससे आप अपने बालों को धोइए। तो मुल्तानी मिट्टी घर में रख सकते हैं पाउडर करके, और उसको छाछ में बस भिगो दिया स्नान करने से आधा घंटा पहले, और उससे बालों को धो लिया, उससे बाल की सफाई भी हो जाती है छाछ से, और मुल्तानी मिट्टी से बाल एकदम सिल्की रहेंगे आपको, और आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा विदेशों में जो ज़्यादा कंडीशनर का प्रयोग करते हैं उनके बाल अक्सर पूरे ही ख़त्म हो जाते हैं। पहले तो वो उड़ते उड़ते दिखते हैं, फिर पूरे उड़ जाते हैं और बाल रहते ही नहीं, और आप फिर जो है कबड्डी का मैदान लेकर के घूमते रहते हैं। बात फिर आपको संकोच होता है, फिर आप टोपी लगाते हैं, पूरे गंजे हो जाते हैं। तो एक हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें सिर पर बाल जो है वो शोभा हमारी बढ़ाते हैं, और इन बालों को आप सुरक्षित रख सकते हैं योग का अभ्यास करके, आयुर्वेद का उपयोग करके, एक्यूप्रेशर करके, और जो है खाने में आप हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, पानी की मात्रा पूरी लें। जो ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नाराज़ रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंता करते हैं, उनके भी बाल जल्दी झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है तनाव मुक्त जीवन जिए, योग युक्त आप जीवन जिए, तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपका भाल भी अच्छा रहेगा, और आपका जीवन सुख में रहेगा। पतंजलि आयुर्वेद के